अच्छा, मैंने सुना है कि आजकल लड़कियां भी इस काम में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, क्या ऐसा है? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। 30% तो लड़कियां हैं, 30 से 35-40% लड़कियां भी इस काम में इन्वॉल्व हो गई हैं। बल्कि आजकल डॉक्टर इंजीनियर से ज़्यादा रियल एस्टेट के आपको लड़के और लड़कियां मिलेंगे काम करते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं HD वॉइस ऑफ अटक। मैं हूँ राबी मीर। आज हम मौजूद हैं सादात एसोसिएट्स के ओनर के साथ और इनसे जानेंगे कि इन्होंने ये तरक्की जो हासिल की है ये किस एज से और इन्होंने कौन कौन सी मुश्किलात को उसका सामना इन्हें करना पड़ा था। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? क्या करम अल्लाह पाक का। सर मुझे ये बताएं कि प्रॉपर्टी के काम में आप किस तरह आए? प्रॉपर्टी के काम में मैं असल में जब अपने कॉलेज लाइफ में था उस टाइम पे मैंने एक डील की थी। एक मेरा दोस्त था, उससे अपार्टमेंट चाहिए था, तो मैंने उसे भाई से मिलवाया था। तो भाई ने उसे अपार्टमेंट दिया है। उसका जो फिर प्रॉफिट था वो मुझे मिला है। तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि यार ये उस एज में मतलब बहुत ज़्यादा थी अमाउंट वो। तो मुझे फिर इस चीज़ से शौक़ पड़ गया, मतलब बिज़नेस का भी और साथ अर्निंग भी हो रही थी। तो मैंने फिर घर वालों से पॉकेट मनी वगैरह लेना बंद कर दिया और बिज़नेस ही में डाल गया हूँ सारा। अच्छा, ये तो बड़ी मज़े की बात होती है कि साथ साथ स्टडी और साथ साथ ही अपना कमाया हुआ पैसा। तो सबसे ज़्यादा अच्छा पहली जो पॉकेट मनी होती है तो वो अक्सर लड़के कहते हैं कि हम अपनी वालदा को दें। आपने पहली पॉकेट मनी का क्या किया? मैंने सारी तो नहीं दी, बीच में से कुछ वालदा को दिए, बाकी कुछ अपनी चीज़ें ले ली हैं। मतलब यही होता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब हम कोई काम स्टार्ट करते हैं या सोच रहे होते हैं तो हमें काफ़ी सारी स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ता है। काफ़ी लोगों की बातें होती हैं कि नहीं आप अभी छोटे हो या इस एज में आपको करना नहीं चाहिए। तो ऐसी आपको बातें सुनने को मिली? बातें तो देखें, बातें तो जिस एज में भी जाओ पीछे से बातें होती हैं, लेकिन बातों को अगर देखे बंदा तो पीछे बहुत रह जाता है। इसलिए स्ट्रगल तो लाजमी है, हर एज में बंदा करता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आपने ये काम स्टार्ट किया तो आप सबसे ज़्यादा किससे मॉडिफाई हुए थे? मैं अपने वालिद साहब से ही मॉडिफाई होके मैंने ये काम किया, क्योंकि पीछे से हमारा फैमिली बैकग्राउंड सारा ये रियल स्टेट का ही है। तो वालिद साहब से सब कुछ सीखा भी है मैंने। तो उन्हीं से फिर उनको भी खुशी थी इस चीज़ की कि यार इसी फील्ड में आगे से बेटा भी जा रहा है। तो मेरे अलावा मेरा एक छोटा भाई है, वो भी इसी फील्ड में है, एक बड़ा भाई है। उससे बाकी वालिद साहब के बाद मैंने उनसे सारा कुछ सीखा है, कैसे डील करते हैं, कैसे क्लाइंट को टैकल करना है, क्या मतलब कैसे किससे आपसे चलना है। अच्छा, बाज़ औक़ात ये होता है कि लोगों को डील करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। तो कभी ऐसा हुआ कि कहीं पे आपको बहुत ज़्यादा हर्डल्स फेस करना पड़ी तो और उन हर्डल्स से आप निकले कैसे? नहीं, इतनी हर्डल्स वगैरह कभी फेस नहीं की। ये है कि कभी कभार कहीं किसी उसमें इशू में किसी सोसाइटी की फ़ाइल वगैरह में अगर कोई इशू हो जाए तो फिर मैं अपने बड़े भाई से कांटेक्ट करता हूँ, उससे बताता हूँ ये इशू आ रहा है। अच्छा, मैंने सुना है कि आजकल लड़कियां भी इस काम में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, क्या ऐसा है? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। 30% तो लड़कियां हैं, 30 से 35-40% लड़कियां भी इस काम में इन्वॉल्व हो गई हैं। बल्कि आजकल डॉक्टर इंजीनियर से ज़्यादा रियल एस्टेट के आपको लड़के और लड़कियां मिलेंगे काम करते। अच्छा, तो क्या चीज़ है जो इतना इनमें ज़्यादा यंग जनरेशन ख़ास तौर पे इन्वॉल्व हो रही है? और आपको क्या लगता है कि ये काम जो है आजकल यंग जनरेशन ज़्यादा कर रही है या एजड लोग ज़्यादा कर रहे हैं? आजकल यंग जनरेशन भी ज़्यादा कर रही है और एजड भी कर रहे हैं। ये काम ऐसा है, इसमें ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है ना। वैसे किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करके जानी पड़ती है आगे, लेकिन ये काम ऐसा है आप इसमें ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से भी शुरू कर सकते हैं। इसमें यंग भी कर रहे हैं, एजेड भी कर रहे हैं। एजेड जो है मतलब जैसे फैक्ट्री मुलाजमीन वगैरह है, पहले अपना फैक्ट्री में होते हैं, जब पार्ट टाइम आते हैं तो वो रियल एस्टेट का शुरू करते हैं। और जो यंग हैं वो पहले अपने कॉलेज वगैरह में होते हैं, फिर उसके बाद जब ऑफ होता है तो पार्ट टाइम ये करते हैं। मतलब इसमें से उनकी अर्निंग भी आ जाती है ना, पॉकेट मनी उनकी सेव हो जाती है, लेनी नहीं पड़ती घर वालों से। मतलब काफ़ी अच्छा निज़ाम चला सकते हैं लोग अपना ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से। सही हो गया। अच्छा, जब हम कोई काम करते हैं तो उसमें फ़ायदा और नुकसान ये दोनों चीज़ें होती हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं आपको किस डील में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ और कहाँ पे आपको जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ा या नुकसान का सामना करना पड़ा? देखें जी, फ़ायदा और नुकसान, जहाँ पे फ़ायदा होता है वहाँ पे नुकसान तो होता है। जिस काम में रिस्क ना हो उस काम में मज़ा तो नहीं आता करने का। फ़ायदे के साथ साथ ये नुकसान, बहुत जगह पे फ़ायदा भी हो सकता है। नुकसान किसी फेस में मेरे ख्याल से नुकसान तो नहीं इस फील्ड में होता। हाँ, नुकसान उस टाइम पे होता है जब आप किसी मतलब
जिसके पास एनओसी ना हो, किसी सोसाइटी वाले के साथ इंगेज हो जाए, उसके क्लाइंट के भी पैसे आप फंसा दें, आप सोसाइटी से भी मतलब आपको कोई रिस्पांस ना आ रहा हो, फिर नुकसान आपको नहीं होता, वो नुकसान आपके क्लाइंट को होता है, और वो सबसे बड़ा नुकसान होता है जब आपका क्लाइंट आपसे लूज़ हो जाता है। अच्छा, अभी जैसे आपने एनओसी की बात की, तो जब प्लॉटिंग आप लोग करते हैं या रेंट वगैरह पे देते हैं, तो क्या चीज़ आपके पास मस्ट होनी चाहिए? हमारे पास या क्लाइंट के पास? आपके पास। हमारे पास तो नॉलेज होना चाहिए कि जिस सोसाइटी के साथ हम काम कर रहे हैं क्या उसका एनओसी अप्रूव्ड है। अब माशाल्लाह से हम जितनी भी सोसाइटी के साथ कह रहे हैं इनका एनओसी क्लियर्ड है। वैसे दूसरे सोसाइटीज़ वगैरह के साथ अभी इंगेज नहीं हुए अभी तक। अच्छा, आपने बात की है कि सोसाइटीज़ के साथ, तो आपने किस किस सोसाइटी के साथ प्रोजेक्ट्स किए हैं? हमारा रिसेंट चल रहा है न्यू सिटी पैराडाइज़ के साथ, न्यू सिटी के साथ, कोहिस्तान इनक्लेव के साथ, तो हमारा शुरू से ही है। बस बाकी मॉडल टाउन है, आगे पीछे जो हो क्लाइंट आ जाए तो उसके साथ डील कर लेते हैं। बाकी जो मेन जिन पे फोकस है वो न्यू सिटी पैराडाइज़ है, कोहिस्तान इनक्लेव है और न्यू सिटी है। सही हो गया। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि इन्वेस्टमेंट हर काम में होती है, तो प्रॉपर्टी के काम में आपने या लोगों को कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या होती है? देखिए जी, ये तो बंदे पे खुद डिपेंड करता है कि कितनी उस पर इन्वेस्टमेंट है, कितनी वो कर सकता है, तो ये तो अगला क्लाइंट पे डिपेंड करता है। बाकी ये इसमें जितना इन्वेस्टमेंट डालो कम ही है प्रॉपर्टी में। प्रॉपर्टी फील्ड में तो ज़्यादा भी चलती है और कम भी चलती है। अच्छा, एक कोई मुझे ऐसा पॉइंट बता दें कि जहाँ से लोग जो हैं, यंग जनरेशन जो है, या आप या मैं आप तो हैं ही इस फील्ड में, मैं अगर करना चाहूँ तो ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से किस तरह शुरू कर सकती हूँ? पहले तो आपको इसका एक्सपीरियंस चाहिए होगा। अगर आप इस काम में सिंसियर हैं, इसके साथ, अब वो कहते हैं ना मिट्टी के साथ मिट्टी बनना पड़ता है, इस काम के साथ सिंसियर होकर चलना पड़ता है। अगर आप सिंसियर होंगी तो ये आपको एक्सपीरियंस होगा। ज़्यादा इसका टाइम नहीं लगता, 3 से 4 मंथ आरडी लगते हैं इसका एक्सपीरियंस होने में। पहले तो आपको एक्सपीरियंस होगा, उसके बाद आप इस फील्ड में आ सकती हैं। सही हो गया। और मुझे एक और लास्ट क्वेश्चन जो है, आपके यंग जनरेशन को आप प्रॉपर्टी के फील्ड में आने के लिए, या यंग जनरेशन को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? यंग जनरेशन को मैं यही कहूँगा कि यार अच्छी फील्ड है, इसमें मैं आओ, एक्सपीरियंस लो, अपनी मेहनत करो। इसी रियल स्टेट से ही तो बंदा, देखें ये प्रॉपर्टी नामा वाले हो गए, आगे पीछे कहाँ से कहाँ बंदा चला जाता है इस फील्ड में आए तो मेहनत करनी चाहिए। मेहनत करके बहुत कुछ आपको मिल सकता है। इस फील्ड में आपको ज़्यादा जल्दी वो कर सकते हैं क्योंकि इसकी अर्निंग ज़्यादा है। इस काम में ये है, इसके ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से शुरू होता है ये काम। आप अपनी मिसाल एक दे दें कि जब आपने स्टार्ट किया तब आपके पास क्या था और आज आपके पास क्या है? मैंने जब स्टार्ट किया था, मैंने अपने ऑन पे एक गाड़ी ली है और 2-3 प्लॉट्स हैं मेरे, मतलब अपने ऑन पे। ये मेरी अभी दूसरी गाड़ी है जो मैंने चेंज की है। मतलब कर सकता है वो बंदा, बहुत कुछ कर सकता है अगर करना चाहे तो, इससे भी बहुत ज़्यादा कर सकता है। बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए, और बहुत अच्छा लगा आपसे, बहुत कुछ सीखने को मिला। होप कि हमारी यंग जनरेशन को और देखने वालों को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलेंगे जी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह अपने हमें देखते रहें और अपना ख्याल रखें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।